अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि करने के लिए इतना कुछ है, इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, ये सब मैं एक ही दिन में कैसे करूं, तो ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज आपको 3 ऐसे हैक्स पता लगेंगे जिससे आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हो। और ये सब मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज मैंने अपने कॉलेज डेज में ये सारी चीजें की हैं। मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी, मैंने MBA एग्जाम्स की तैयारी भी की, इंटर्नशिप्स भी की, कॉम्पिटिशन्स भी लड़े, कोर्सेज भी किए। और जो 3 टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें खास तौर से 3rd टेक्निक आज भी मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करती हूँ। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड मैपिंग योर टाइमलाइन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने कॉलेज ड्यूरेशन के 3 या 4 साल को एक टाइमलाइन में मैप करके दिखाओ, यानी कि कौन से महीने में आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, MBA एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको किस महीने में कौन सी चीज पे फोकस कर रहे होना चाहिए, तो क्या आपको वो क्लैरिटी है? Well, most people don't know that, which is why they are not able to manage their time well. अब मैं आपको अपने कॉलेज की टाइमलाइन का एग्जांपल देके बताती हूँ कि मैंने इन 3 सालों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कॉलेज में MBA एग्जाम को क्रैक करना, जो कि 5th सेमेस्टर में होता है। तो सबसे पहले मैंने वहां पर ये प्लॉट किया एंड फिर मैंने बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट किया। सो 1 साल मुझे कोचिंग लेनी थी और उससे भी 6 महीने पहले मैंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सो मुझे ये मालूम था कि मेरे लिए 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स फाइनल सेमेस्टर में होती थी, तो मैंने उसे भी यहाँ प्लॉट कर लिया, लेकिन मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं था, वो बैकअप था। इसके बाद बचते हैं पहले 2 सेमेस्टर्स। इन दोनों सेमेस्टर्स के शुरू होने से पहले ही मुझे अंदाजा था कि मुझे एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए और मुझे अच्छे एकेडमिक मार्क्स चाहिए, क्योंकि इन दोनों की वेटेज होती है MBA इंटरव्यूज में। प्रोफाइल बिल्डिंग में भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कॉलेज के साथ कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि इंटर्नशिप्स। सो जो चीजें मैं कॉलेज के साथ कर सकती थी, जैसे कि कोर्सेज या कॉम्पिटिशन्स, उनको मैंने 1st और 2nd सेमेस्टर में डाला, और इंटर्नशिप्स जो कि मैं साथ नहीं कर सकती थी, उन्हें मैंने विंटर ब्रेक्स और समर ब्रेक्स में डाला। अब जो बचा हुआ काम था वो था कि मैंने कॉलेज अटेंड करना था ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ पाए। इसको प्लॉट करने से पहले मैंने ये ध्यान में रखा कि मेरे कितने सेमेस्टर्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि जब वो MBA एग्जाम लिखने जाते हैं उस समय उनका कैट का फॉर्म भरते समय सिर्फ वही सेमेस्टर्स के मार्क्स काउंट होते हैं जिनके रिजल्ट उनके पास अवेलेबल हैं। अब एग्जाम का फॉर्म भरना होता है 5th सेमेस्टर में और रिजल्ट आ चुका होता है 4 सेमेस्टर्स का, तो सिर्फ फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और 5th सेमेस्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मैंने अपना 5th सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम को दिया और किसी भी चीज को नहीं। सो ये थी मेरे कॉलेज की टाइमलाइन। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में 2 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला, अगर हमें आपकी तरह पता ही नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है तो हम क्या करें? इन दैट केस आप 2 काम करोगे। सबसे पहले आप एक डेडलाइन डिफाइन करोगे एंड सेकंड आप एक्शन पॉइंट्स लोगे। यानी कि मैं अपने आप को 1 महीना या 2 महीना देती हूँ और इस टाइम में मैं इंटर्नशिप्स करूंगी, कोर्सेज करूंगी, लोगों से बात करूंगी यानी कि नेटवर्किंग, यूट्यूब वीडियोस देखूंगी, वर्कशॉप्स अटेंड करूंगी, काउंसलिंग करवाऊंगी और वो सारी एक्टिविटीज करूंगी जिससे मैं अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कर पाऊं। अक्सर हमें लगता है कि हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं पता, वो पता लगेगा भी नहीं अगर हम स्टेप्स नहीं उठाएंगे विद अ डेडलाइन, क्योंकि वो कॉलेज के 3-4 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर हमने आपकी तरह ये टाइमलाइन नहीं बनाई और हम ऑलरेडी अपने 2nd या 3rd ईयर में हैं, फिर हम क्या करें? इस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इतनी सारी एक्टिविटीज टेकअप ना करो, वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी प्रोफाइल है, या दूसरा ऑप्शन है आप जितना भी टाइम अवेलेबल है उसी में डिफरेंट वेट्स एलोकेट करो। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपके पास 1 पूरा साल अवेलेबल है, तो जो समर या विंटर्स का टाइम है उसे इंटर्नशिप्स के लिए रखो। जब आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो तब रेगुलरली नोट्स लो ताकि एग्जाम के टाइम आपको उतना टाइम डिवोट ना करना पड़े। कॉलेज के ही दौरान जब भी फ्री टाइम मिले तब कोर्सेज करो और वापस आने के बाद जो टाइम अवेलेबल हो उसमें कैट एग्जाम या कोई भी और एग्जाम की तैयारी करो। तो ये थी पहली टेक्निक। इसी तरह दूसरी टेक्निक को कहते हैं टास्क टेबल। हमने बचपन से टाइम टेबल का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हम एक पेज के ऊपर लिख देते हैं कि क्या क्या हमें करना है और सामने हम लिख देते हैं कि हमें कितने बजे वो काम करना है। सच कमेंट्स में येस या नो लिख के बताना कि आप में से कितने लोग टाइम टेबल को रिलीजियसली फॉलो कर पाते हो। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे टाइम टेबल बहुत ही इनफ्लेक्सिबल लगते थे।
टास्क टेबल दिखने में टाइम टेबल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि सामने लिखा हुआ जो नंबर है वो ये नहीं बताता कि कितने बजे वो काम करना है, बल्कि वो ये बताता है कि कितनी देर में वो काम करना है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद पार्किंसंस लॉ का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी वो उसको क्लियर कर देगा। मान लो आपको कोई असाइनमेंट करने को दी गई है और आपको वो 2 घंटे पे सबमिट करनी है, तो आप पूरा 2 घंटा लगाओगे उसको कंप्लीट करने में। लेकिन वही असाइनमेंट अगर आपको 5 घंटे में सबमिट करनी हो तो आप 5 घंटे ही लगाओगे, ना कि 2 घंटे। यानी कि वर्क अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है टू फिट इनटू द टाइम दैट यू हैव। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ, और ये टास्क टेबल इस पार्किंसंस लॉ को बीट करने के लिए बनाया गया है। जब आप हर टास्क के सामने एक एस्टिमेट लिख देते हो कि इस टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो आप उतना ही टाइम लगाओगे, क्योंकि अब वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो जाएगा। चाहे फिर आपके पास पूरा दिन हो वो काम करने के लिए, आपको पता है कि उस काम को करने के लिए 1 ही घंटा लगना चाहिए, तो 1 ही घंटा लगेगा। टास्क टेबल ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया था मेरी कैट प्रिपरेशन में, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चांसेस हैं कि आप क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रह जाते होगे और आपको पता भी नहीं लगता कि इतना टाइम कैसे लग गया। हमेशा एक एस्टिमेट लगाओ कि कितना टाइम लगना चाहिए और उतना ही टाइम डिवोट करो। द थर्ड एंड द फाइनल टेक्निक इज P1, P2, P3, P4, या इसको आप प्रायोरिटी सेटिंग भी बोल सकते हो। ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट टेक्निक है। मैं आज भी इसको अपनी डे टू डे रूटीन में यूज करती हूँ। मैं आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगी, बट इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन पॉइंट पे जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएं, उसे एक पेज पे लिख दो। इन टास्क को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप रैंडमली एक पेज पे वो सारे टास्क लिख दो, एंड उसके बाद हर एक टास्क के आगे लिखो क्या वो P1 नेचर का है, यानी कि वो सबसे ज्यादा अर्जेंट प्रायोरिटी टास्क है, या वो P2 है, यानी कि वो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, या वो P3 है, या वो P4 है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना अर्जेंट या कितना इंपॉर्टेंट टास्क है। आप अपने सामने एग्जांपल देख सकते हो कि मेरी सारी की सारी डायरीज इस चीज के साथ भरी हैं। जब भी मैं अपना दिन शुरू करती हूँ और अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैं हमेशा P1, P2, P3 लिखती हूँ, क्योंकि दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि कौन सा टास्क अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है और कौन से टास्क को मैं बाद में टेकअप कर सकती हूँ। अगर आप में से कोई भी डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेस ज्यादा फील करता है, ये चीज उसमें भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जब हम उस सारी चीज को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख देते हैं, वी रियलाइज कि वो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो लग रही थी। सो दीज आर माई टॉप 3 recommendations for you to manage your time well. I truly hope it helps you, and if it does, do like this video so that it reaches out to many more students. Thank you so much for watching this, guys.